2 महीने में कांग्रेस के 3 मौजूदा विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 35 का है, लेकिन दल बदलने वाले ज्यादातर नेताओं की स्थिति यहां पर क्या है वो आप समझ सकते हैं। न माया मिली न राम वाली स्थिति है। 40% से कम नेता ही प्रासंगिक हैं, उनमें भी बामुश्किल 10% ही मंत्री पद के करीब में पहुंचे। और इस मामले को लेकर किस तरीके से सियासत पिछले दिनों से लगातार चली आ रही, किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का सिलसिला यहां पर देखने को मिला, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में, आपको दिखाते हैं। 29 मार्च को अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने सबसे पहले बीजेपी का दामन थामा। 30 अप्रैल को विधानसभा से उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। 30 अप्रैल को पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्योपुर से विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो विधायकी छोड़ी है न ही कांग्रेस। 5 मई को बीनागंज से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि उन्होंने भी विधायकी और कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। ये 3 विधायक तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो 2013 से ही कांग्रेस विधायकों का भगवा चोला पहनना शुरू हो गया था। शुरुआत भी नाटकीय तरीके से विधानसभा के अंदर। जब कांग्रेस सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो तत्कालीन उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ही बीजेपी की तरफ चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और दिनेश अहिरवार बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी 22 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया, जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई। कुछ महीनों में ही 4 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में खंडवा उपचुनाव के दौरान सचिन बिरला सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 10 सालों में लगभग 35 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें 22 का सियासी सफर लगभग गुमनामी में चला गया। ज्यादातर नेता या तो चुनाव हार गए या उन्हें टिकट ही नहीं मिला। फिलहाल इन 35 में 9 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं, लेकिन 60% से ज्यादा घर बैठे हैं। कुछ लड़ रहे हैं और कुछ किनारे लग चुके हैं। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत ने पिछली सरकार से ही अपना मंत्री पद बरकरार रखा। वहीं इंदल सिंह कंसाना को फिर जगह मिली, लेकिन प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह, ब्रजेंद्र यादव, बिसाहू लाल सिंह, संजय पाठक जैसे नेताओं की मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 बीजेपी से विधायक बने। 66 सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थोड़े तल्ख नजर आते हैं, तो बीजेपी भी हमलावर है। ये विधायकों के आने जाने का प्रश्न है। मैं समझता हूँ जनता समझदार है, देखती है। जो चुनाव पहले करीब 70 लोग हमारे यहाँ आए थे, हमने उनको मालाएं पहनाई 20-20 हज़ार की। चुनाव पे उसका कोई परिणाम पे असर नहीं आया। हम हार गए, वो जीत गए। ऐसे ये जो इधर उधर जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व बचता नहीं। जाते हैं उस दिन अखबार की, मीडिया की सुर्खी है, दूसरे दिन फिर वो कहाँ है पता ही नहीं। बताओ, इतने लोग गए, 1-2 आपको मिले क्या इस बीच में? नहीं मिले। कुछ आज मंत्री हैं, कुछ पूर्व में मंत्री रहे हैं, कुछ संगठन में काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आगामी दिनों में महत्वपूर्ण जवाबदारियां दी जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कांग्रेस जैसा परिवारवाद और पट्टावाद नहीं होता है। पुराने नेता कार्यकर्ताओं को भी उनकी सम्मान के अनुसार कार्य दिया जा रहा है, साथ ही नए लोगों के लिए भी काम है। ये भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की अवधारणा और भारत को तरक्कीशील बनाने के रास्ते पे चल रही है। यहाँ कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। वैसे अजय सिंह यादव कुछ दिनों पहले खुद ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दल बदल कानून राजीव गांधी के वक्त आया, लेकिन 1967 में ही इसकी नींव पड़ गई, जब हरियाणा के एक विधायक ने एक दिन में 3 बार दल बदला। उनका नाम गयालाल था, और इसके बाद ही सियासत में आया राम गया राम की कहावत मशहूर हो गई। दल बदल कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो या व्हिप का उल्लंघन करे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन विधानसभा में कुछ विधायकों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वो दूसरे दल में शामिल तो होते हैं, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा नहीं देते। भोपाल से अपने ब्यूरो सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। सिंधिया परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली में देहांत हो गया। वे 75 साल की थीं। उनके निधन से पूरे अंचल में शोक की लहर है। राजमाता के संस्मरण और व्यक्तित्व से जुड़ी खास रिपोर्ट देखिए। राज्य की राजमाता और केंद्रीय मंत्री की माताजी का निधन की सूचना है। ये सूचना
बहुत दुखद सूचना है और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जारी की है अधिकृत रूप से, और हम सब लोग इस जानकारी को पाके बहुत दुखी है, स्तब्ध है। और राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का पूरा जीवन त्याग, तपस्या और अपने परिवार के जो रिचुअल्स होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो धार्मिक काम होते हैं, जो दया, कृपा और करुणा, सब कुछ उनके अंदर जो थी वो बहुत अच्छी थी। और हमेशा वो अपने पारिवारिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेती थी, बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों को ठीक ढंग से ग्रूमिंग करने में, और उसमें उनको पूरी ईश्वर ने सफलता दी। और उनका पुत्र आज देश के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें उनकी गिनती होती है, और ये उनके लिए बहुत एक सुख की बात थी और वो इस पर बड़ा गर्व करती थी। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया, आखिरकार आज उनका दुखद निधन हो ही गया। वे पिछले 3 महीने से गंभीर रूप से बीमार थी और 2 महीने से तो लगातार अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। बीच में उनकी कई बार हालत खराब हुई, लेकिन लगता था कि वो ठीक हो जाएंगी। जब उनकी हालत बिगड़ती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कई बार अपना चुनाव प्रचार अभियान छोड़कर ग्वालियर से दिल्ली गई, लेकिन उनका स्वास्थ्य में सुधार होता था तो वो वापस आ जाते थे। इस बार भी लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। वो आज सुबह लगभग 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी जयविलास पैलेस में 8 मई 1966 को माधवी राजे सिंधिया बहू बनकर आई थी। वो सिंधिया परिवार की बहू बनी थी और नेपाल राज परिवार की राजकुमारी थी। और उन्होंने यहाँ अपने को राजनीति से दूर रखते हुए, जबकि उनकी सास राजनीति में थी, उनके पति राजनीति में थे, लेकिन माधवी राजे सिंधिया ने अपने को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखा और केवल अपने परिवार और समाज पर फोकस किया। उन्होंने अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को कड़े अनुशासन में रखा और ऐसे संस्कार दिए कि माँ और बेटे के बीच में इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया घर से निकलते समय बगैर माँ के पैर छुए नहीं निकलते थे और रात को अपने बेडरूम में जाने के पहले हमेशा उनसे बातचीत करते थे। माँ बेटे देश में, दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन दिन में कम से कम 2-3 बार अवश्य बात करते थे। लेकिन अब यह सिलसिला टूट जाएगा क्योंकि राजमाता नहीं रही और उनकी यादें और उनका अनुशासन लगातार इस जयविलास पैलेस में बना रहेगा। इनके निधन की समाचार के बाद जयविलास पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ पुलिस वगैरह आ रही है जो कल का इंतजाम देखेगी। और यहाँ जो है, जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम को जो पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि महल में शोक हो गया है। तो अब इस तरह से कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अभी कितने बजे होगा इसकी तैयारी चल रही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति और साफ सफाई को लेकर महापौर एजाज ढेबर अपने बयान को लेकर फंस गए। उन्होंने अपने बयान में कह दिया था कि निगम क्षेत्र में बिजली पानी की साफ सफाई की समस्या कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये अनवरत चलने वाली समस्या है। पीएम को भी मेयर की कुर्सी पर बैठा दो तो समस्या खत्म नहीं हो सकती, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मेयर से इस्तीफे की मांग की है। अरुण साव का कहना है कि अगर समस्या खत्म नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। मेयर के बयान से साफ है कि 5 साल तक रायपुर क्षेत्र की जनता कितनी परेशान रही होगी। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से
उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है, और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जशपुर से खबर है, जहां शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ताजा मामला कोतबा चौकी क्षेत्र के झामझोर पंचायत के गांव का है, जहां कब्जा करने के उद्देश्य से गांव के ही दबंग यहां पर हीरा साई के कराए जा रहे और बोर खनन को रोकने गए पटवारी संदीप भगत के साथ मारपीट करने लगे। इसका मामला सामने आया। पीड़ित पटवारी संदीप भगत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शासकीय भूमि पे हीरा साई के द्वारा बोर से उत्खनन कराया जा रहा था, जिसका सूचना मुझे सरपंच के द्वारा दिया गया कि स्टे लगा है शासकीय भूमि में, उसमें हीरा साई के द्वारा बोर उत्खनन कराया जा रहा है। उप संबंध में मैं मौके पे गया और उसे मना किया, तो नहीं मानूंगा कह के बोला, तो मैं तहसीलदार साहब को सूचना देने के लिए फोन लगाया, तो फिर वो मुझसे उसी समय धक्का मुक्की किया। इसका FIR हो चुका है और जल्द गिरफ्तारी के लिए हम लोग संघ के तरफ से SDM मैडम को भी ज्ञापन दे दिए हैं। कोतवा चौकी में पटवारी संदीप कुमार भगत के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया कि जामझोर ग्राम में शासकीय भवन में उत्खनन की शिकायत पर जब वो शासकीय कार्य करने के लिए वहां गए थे, तो उसी ग्राम का निवासी हीरा साई के द्वारा उनके साथ झूमाझटकी किया गया। इसकी रिपोर्ट थाने में धारा 186, 353 और संबंधित धाराओं में FIR ले लिया गया है। आरोपी फरार है, उसे गिरफ्तारी के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग टीम बना के भेजी गई है, बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी तैयार करने के लिए राजनांदगांव में ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में रोज सुबह शाम लगभग 200 बच्चे हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर के बारे में खेलो इंडिया के हॉकी प्रशिक्षक शकील अहमद ने बताया कि युवा कल्याण विभाग और जिला हॉकी संघ के सहयोग से यहां बच्चों को हॉकी स्टिक और जूते दिए जा रहे हैं। वहीं हॉकी प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें हॉकी खेल का बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वे इस खेल के माध्यम से अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। हम हॉकी खेलने आ रहे हैं। मेरे को 4 साल हो गया हॉकी खेलते, और अभी तक हम जो हॉकी खेलते हैं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए खेल रहे हैं। हमारे शकील अहमद कोच बहुत एक्सपीरियंस कोच है और वही हमें अभी प्रैक्टिस कराते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम यहीं की लोकल के हैं, हम बसंतपुर से आते हैं, राजनांदगांव। यहाँ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैंप लगा है और यहाँ डे बाई डे संख्या बढ़ते जा रही है बच्चों की और काफी अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ ग्रीष्मकालीन में। और जिला हॉकी संघ द्वारा भी यहाँ काफी सपोर्ट मिलता है बच्चों को। जिसके पास जूता हॉकी नहीं रहता है तो जूता हॉकी दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बच्चों को हॉकी दिया गया है, बहुत सारी हॉकी दिया गया है, जिला हॉकी संघ द्वारा भी दिया गया है और काफी बच्चे अच्छा स्किल सीखने को मिल रहा है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। हमारे राजनांदगांव के इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में वैसे तो साल भर निःशुल्क हॉकी का प्रशिक्षण सभी वर्गों के बच्चों को दिया जाता है। अभी ग्रीष्मकालीन के अवसर पर नए बच्चे जो आते हैं जिन्हें पहली बार हॉकी पकड़ी है, ये बहुत नौनिहाल है, जूनियर सब जूनियर लेवल के, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला हॉकी संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 नए बच्चे जूनियर सब जूनियर मिला के शामिल हुए हैं। इन्हें नियमित रूप से सुबह शाम 2-2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे स्थानीय प्रशिक्षक है। इन बच्चों में साई हॉस्टल और खेलो इंडिया के बच्चे भी शामिल हैं। बैतूल जिले में पिछले कई दिनों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। चुनाव कार्य में कर्मचारियों के व्यस्त होने की वजह से अवैध उत्खनन और तेज हो गया है। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैतूल कलेक्टर ने यहां पर छिमड़ी
गुवाड़ी, आमडोह और भौरा सहित कई जगहों पर रेत माफिया के ठिकानों पर रात में छापा मारा। इस दौरान 30 डंपर और 9 पोकलेन मशीनों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 1,40,000 घन मीटर अवैध रेत भी जब्त किए गए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो जांच में हमने लगभग यद्यपि लगभग 30 खाली ट्रक है, लेकिन डंपर है, लेकिन उन डंपरों का कोई टीम ने जो रेत है वो अवैध रेत वो डंप करते हुए पाया है, तो उनको जब्त किया है। साथ में 9 जो पोकलेन मशीन होती है वो भी हम लोगों ने पकड़ी है, जिसमें 6 सामने खड़ी है, 2 थाने पे हैं और एक जो है रात में ड्यूरिंग भाग चुके हैं, तो उसकी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये अधिकृत ठेकेदार का डंप है, लेकिन इसमें भी जो हमें एक मोटा जो मिला है कि लगभग ये 1-2 स्थान पर डंप किया हुआ है। 1,40,000 घन मीटर जो रेत है। अवैध खनिज परिवहन की मिल रही शिकायतों पर अभी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो कुछ नाम सामने आए हैं वो पूर्व में भी अवैध खनिज परिवहन पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी उनके ऊपर की गई हैं। तो जो भी केस रजिस्टर हो रहे हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर उनका भी बाउंड डाउन भी किया जाएगा, प्रतिभूति राशि जब्त भी की जाएगी और उसके अलावा जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है ताकि आगे इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर न हो, उस प्रकार की कार्रवाई भी इन सब के ऊपर की जाएगी। मुंबई में होर्डिंग्स गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद होर्डिंग्स की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। बुरहानपुर में लंबे समय से शहर की सड़कों को और चौराहों के आसपास अव्यवस्थित तरीके से होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इन होर्डिंग्स के लिए जारी आउटडोर मीडिया पॉलिसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है और जिसे लेकर विपक्षी दल ने सत्ताधारी दल पर इस विज्ञापन एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। वहीं नगर निगम का कहना है कि चुनाव के बाद नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। होता यह है कि सत्ता जो है वो अपनी मोनोपोली चलाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेता, मंत्री, महापौर, विधायक, सांसद ये दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर। वो अवैध तरीके से अवैध कार्य पे करते हैं। होर्डिंग के माध्यम से कहीं भी अपनी मर्जी के मुताबिक होर्डिंग लगा देते हैं, जो नहीं लगाना चाहिए। शासन ने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के अनुसार होर्डिंग लगना चाहिए और ये ध्यान जो है खासतौर से नगर निगम कमिश्नर इसको जो है तो कार्रवाई करना चाहिए। जैसे आउटडोर मीडिया रूल्स नगर निगम अधिनियम में बने हुए हैं, शासन ने मॉडल रूल्स बनाए हैं और उनके परिपालन में ही सभी होर्डिंग्स और विज्ञापन की गतिविधियां हों। इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव अभी दिसंबर में MIC के समक्ष प्रस्तुत किया था। अभी जो अव्यवस्थित होर्डिंग लगे हैं इनको रिप्लेस करके और आउटडोर मीडिया रूल्स के हिसाब से नए होर्डिंग्स इरेक्ट करने के लिए MIC ने एक डिटेल प्रस्ताव चाहा, जो हमने एक एजेंसी को एंगेज करके वो पूरा प्रस्ताव तैयार हो गया, जिसमें शहर में अलग अलग स्थानों पे यूनिपोल्स के माध्यम से ही होर्डिंग लगेंगे और ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या जो ऐसे स्थान हैं जो ट्रैफिक में लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास की जगह हैं, इनको उन चिन्हित स्थानों में अलग किया गया। तो जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट के बाद MIC की मीटिंग होगी, ये डिटेल प्रपोजल MIC के सामने जाएगा और उसके बाद हम जोनल टेंडर करके उन पे पब्लिसिटी के राइट्स जो हैं वो ऑक्शन करेंगे। मेरे द्वारा नगर निगम बुरहानपुर को, मोहम्मदपुरा पंचायत को, एमागिर पंचायत को और जैनाबाद पंचायत को पत्र लेख किया गया था और पत्र के बाद में लगभग इनके द्वारा रोड पर लगे हुए बड़े बड़े 17 से 18 होर्डिंग्स को हटाए हैं। अभी भी बहुत सारे जो होर्डिंग्स है ध्यान भटका हुआ है। जैसे आप स्टेशन रोड पे देखिए तो इस तरीके से लगे तो कहीं ना कहीं वो ये वाहन चालकों का ध्यान भटका रहे हैं। बिल्कुल, मैंने इनके लिए पत्राचार कर दिया है। एक बार और रिमाइंडर करा दूंगा इनके संबंध में नगर निगम को लालबाग रोड के लिए।
बिलासपुर जिले में पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। बिलासपुर के कोटा विधानसभा से विधायक अटल श्रीवास्तव अपने क्षेत्र में नागरिकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपने जिले में पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर को जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। अटल श्रीवास्तव ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच कोटा क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली की समस्या होने के कारण ग्रामीण पंप का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पानी की किल्लत सड़कों पर नजर आने लगी है। भीषण गर्मी और पानी के दोहन से भूजल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल शासन, प्रशासन और आम जनता उदासीन है। जानकार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है। 23 मई 2017 बिलासपुर में पारा 49.3 डिग्री तक पहुंच गया था। गर्मी अभी भी है, लेकिन गर्मी एक वजह, दूसरी जगह जगह अनियंत्रित बोर से गिरता जल स्तर। बिलासपुर में कई जगहों पर तो पानी 41 मीटर तक नीचे चला गया है। सड़क पर पानी के लिए जद्दोजहद की ये तस्वीरें वहां आम है। कोई कठौत में पानी भर रहा है तो कोई स्कूटर पर पानी ढो रहा है। आमतौर पर 400 से 800 रुपए मिलने वाला पानी का टैंकर पानी माफिया गर्मी में 2 से 2,500 तक में बेचता है। एक साल से हो गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। पीएम वाला जो नल जल योजना है उसको चालू नहीं करवा रहे हैं, पूरा बंद पड़ा हुआ है। हाँ, और पूरा गर्मी का सीजन निकल गया है। पानी मतलब स्टार्टिंग करके भी देख चुके हैं, फिर भी मतलब चालू नहीं कर रहे हैं उसको। नगर पंचायत बिल्हा या आसपास के एरिया में, गांव के भी आसपास के एरिया में काफ़ी घट चुका है। लगभग 450-500 फीट के नीचे चला गया है जल स्तर। पहले जल स्तर क्या था, ज़्यादा था, अब जल स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है बिल्हा विधानसभा में, जिससे पानी की समस्या 2-3 वार्डों में इतनी है कि जिसमें टैंकर भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक से सप्लाई नहीं हो रही है। और नगर पंचायत ने मोटर भी निकाल दी है, जो मोटर से राहत मिलती थी पहले, वो राहत भी नहीं मिल पा रही है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। तालाब सूख गया है, पानी के लिए नहीं मिला, जानवरों के लिए पानी पीने के लिए नहीं, आदमी तो अलग ही बात है। हाँ, यही समस्या है सबसे ज़्यादा। पानी टंकी बने हैं, पानी टंकी में पानी नहीं आवाते, बने नहीं पानी टंकी मतलब सुबह पानी टंकी में टेप नल में पानी नहीं देवाते, नहाए खोरे पर पूरा समस्या हुआ, तरिया सूखा है। पानी मिलबे नहीं करत हमार पारा में, वो पारा में हवा तेन है, इतनी बार नहीं आवे खदान पारा में, पानी का मतलब बहुत समस्या है। लोग जिस हिसाब से भूमि जल का दोहन कर रहे हैं, लोग बोर और ट्यूबवेल से खनन हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो लोग अभी ग्रीष्म ऋतु चालू ही नहीं हुई है, उसके बावजूद लोगों पे भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। अगर आसपास देखा जाए तखतपुर, बिल्हा जैसे ग्रामीण अंचलों में भी लगातार आमजन भीषण गर्मी को देखते हुए भी भूजल स्थिति को काफी वहन कर रहे हैं, और वहाँ भी यही स्थिति है कि लोग ट्यूबवेल का उपयोग कर रहे हैं। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी सूखकर नाले जैसी दिखने लगी है। बिलासपुर, बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक में 90% लोगों के घरों में निजी बोर का पानी पहुंचता है। चाहे शहर हो या गांव, पीने का पानी बोर की व्यवस्था पर ही टिका है। हालात ऐसे समझ सकते हैं। बिल्हा गांव साल 2020 में पानी 28.1 मीटर पर मिल रहा था, 2021 में 33.85 मीटर, 2022 में 41.2 मीटर पर। गांव काटकोनी, तखतपुर ब्लॉक साल 2020 में 9.85 मीटर पर, 2021 में 15.6 मीटर पर, 2022 में 17.7 मीटर पर। गांव तखतपुर में साल 2020 में 6.65 मीटर पर, 2021 में 9.75 मीटर पर, 2022 में 10.2 मीटर पर। गांव तेंदुआ साल 2020 में 6.35 मीटर, 2021 में 7.25 मीटर, 2022 में 12.4 मीटर। 4 ब्लॉक के ये अलग अलग गांव सिर्फ उदाहरण हैं। बिल्हा और तखतपुर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि इस 3 महीने का, 1 साल के अंतर्गत में 3 महीने का जो है वो 2 मीटर से 5 मीटर तक की स्थिति डाउन हो गई है। मतलब अगर प्रति वर्ष अगर 2 से 5 मीटर डाउन होता है तो आने वाले समय में तो काफ़ी ज़्यादा इसकी परेशानी हो सकती है बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक में। ग्राउंड वाटर का जो दोहन होता है वो कम हो। अगर ऑटोमेटिक वाटर लेवल अगर बनाना है आपको तो ग्राउंड वाटर का दोहन कम करना पड़ेगा और सरफेस वाटर पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी।
जानकार कहते हैं आने वाले दिनों में जल संकट से बचने के लिए चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय करने ही होंगे। 70 वार्ड और 6 लाख की आबादी वाले बिलासपुर को पानी की बचत और बढ़त दोनों पर साथ साथ काम करना होगा। बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।